रवि एक 5 स्टार होटल में शेफ का काम किया करता था। उसके हाथों में जादू था। रवि भाई, कस्टमर तुम्हारी पाव भाजी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे थैंक यू भाई, कभी कभी हमें भी पाव भाजी खिला दो। हाँ हाँ, आज मिलो होटल बंद होने के बाद। यहाँ खाएंगे तो बॉस लोग चिल्लाएंगे। आप एक काम करो, हम सब के लिए पार्सल पैक कर लाना। उस दिन नवीन ने ड्यूटी खत्म होने के समय पाव भाजी बनाई और पार्सल डिब्बों में भर ली। उसने अपने दोनों वेटर दोस्तों को वो पाव भाजी दे दी और एक डिब्बा अपने घर के लिए भी भर लिया। वो दोनों बहुत खुश थे और रवि भी बहुत खुश था। खुशी खुशी रवि घर पहुंचा। ये लो सुधा, पाव भाजी। अरे वाह, क्या बात है। आज हम गरीबों के नसीब में 5 स्टार होटल वाली पाव भाजी। वाह, ये अच्छा है, मैंने इतनी मेहनत से पाव भाजी बनाई और क्रेडिट 5 स्टार होटल को। इसीलिए तो मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट डालना है। हाँ पति देव जी, आपका रेस्टोरेंट जल्दी ही खुल जाएगा। उम्मीद है, पर ये सब कैसे होगा? घर की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी भी तो मुझ पे है। हाँ वो तो है, पर मुझे उम्मीद है कि आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तभी पिंकी और अर्नव ट्यूशन से लौट आए। पापा पापा, आज तुम्हारे पापा तुम दोनों के लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। पाव भाजी ना? अरे, तुमने कैसे गेस किया? क्योंकि मेरा बड़ा मन था पाव भाजी खाने का। वाह, देखा, पापा को सब कुछ पता है। सुधा, सबको पाव भाजी परोसो। आज मेरे बच्चे मेरे हाथों की फेमस पाव भाजी खाएंगे। क्या आपकी पाव भाजी सच में फेमस है? है नहीं, पर हो जाएगी। चलो चलो, भूख लगी है, खाना टाइम। सभी ने मिलकर बड़े चाव से रवि की पाव भाजी खाई। आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं। थैंक यू। आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ जरूर। फिर एक दिन की बात है, रवि होटल में खाना बना रहा था। मैनेजर उसके पास आया। दोस्त, मुझे बताने में बहुत तकलीफ हो रही है, पर तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। पर क्यों? होटल का मुनाफा कम हो रहा है, तो मैनेजर एम्प्लॉय भी कम कर रहे हैं और इसी वजह से हम सिर्फ एक ही शेफ अफोर्ड कर सकते हैं। अब वही फास्ट फूड के साथ सारे फूड आइटम्स बनाएगा और उसे एक्सपीरियंस भी है। तो बॉस का डिसीजन है कि अब हमारे होटल में एक ही शेफ रहेगा और इस वजह से तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। रवि परेशान हो गया। उसने सोचा न था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वो घर पहुंचा और उसने सारी बातें सुधा को बताई। आप चिंता मत कीजिए, आपको दूसरे होटल में नौकरी मिल जाएगी। उम्मीद है जल्द ही मिलते हैं। रवि कई होटल्स में जॉब ढूंढने गया, पर हर जगह उसे बस निराशा ही मिल रही थी। लगभग 1 महीना हो गया था। अब वो निराश हो गया था। उस दिन जब वो घर लौटा तो वो रो पड़ा। क्या बात है, आज नहीं तो कल आपको जॉब मिल ही जाएगी। मैंने कितने होटल्स में कोशिश की, पर मंदी के कारण कहीं काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? काम नहीं है तो क्या हुआ, आपके हाथों में हुनर है। आप खुद का रेस्टोरेंट डाल सकते हो। पर सुधा, रेस्टोरेंट डालने के लिए पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? मेरे गहने हैं ना। सुधा, उनसे बस 2-4 लाख रुपए आएंगे। उतने में हम एक छोटा फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो खोल ही सकते हैं। हाँ, आप कोशिश तो कीजिए, मुझे यकीन है आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है। रवि ने सुधा के सारे गहने गिरवी रख दिए और पैसे ले लिए। इन पैसों से रवि ने बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट नाम का रेस्टोरेंट खोला। रवि के रेस्टोरेंट में सैंडविचेस, फ्रैंकी, मोमो और रवि की स्पेशल पाव भाजी बिकती थी। दोस्त, एक पाव भाजी दो, मुझे एक चीज सैंडविच। रवि का रेस्टोरेंट अच्छा चल पड़ा था। बाजार के बीचों बीच होने की वजह से वहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ ही महीनों में रवि ने अपनी पत्नी के गहने छुड़वा लिए। ये ले सुधा, तेरे गहने। भगवान की कृपा है हम पर। बड़ी जल्दी आपका रेस्टोरेंट सेट हो गया।
होता कैसे नहीं, मेरे हाथों में जादू जो है। हाँ हाँ। रवि और सुधा की जिंदगी में अभी खुशी के थोड़े ही लम्हे आए थे कि उन पर नया संकट आ पड़ा। रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने ही एक पाव भाजी का ठेला लग गया। पाव भाजी के ठेले में पाव भाजी बस 50 रुपए की थी और यही देखकर सारे ग्राहक रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बदले ठेले पर पाव भाजी खाने लगे। अब ये क्या नई मुसीबत है? अगर मैं पाव भाजी के दाम 50 रुपए से कम करूं तो मेरे इस होटल का भाड़ा और मुनाफा कैसे निकलेगा? रवि की दुविधा बढ़ गई। अगले कई दिनों तक रवि सोचता रहा कैसे उस पाव भाजी के ठेले की मुसीबत से निपटे। अगर मैं दाम कम नहीं कर सकता तो मुझे कुछ नया करना होगा जिससे सारे ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट में ही आए। पर क्या करूं? रवि सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। जब वो घर लौटा तो भी वो सोच ही रहा था। सुधा, मैं क्या नया कर सकता हूँ? मैं समझी नहीं। अगर मैं पाव भाजी का दाम 50 रुपए से नीचे करूं तो मुझे मुनाफा नहीं होगा और अभी तो सारे कस्टमर्स उस ठेले पे ही पाव भाजी खा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं भी कुछ नया करूं, ऐसा कुछ जो किसी ने नहीं सुना हो। सुधा अपने रसोई में मसालों की ओर देखने लगी। आपको याद होगा कि आपके गांव से काला मसाला आया है। अगर आप इस मसाले का इस्तेमाल करके पाव भाजी बनाएंगे तो वो बिल्कुल नई होगी। काली पाव भाजी? हाँ, काली पाव भाजी। और बस रवि और सुधा को आइडिया मिल गया। अगले दिन रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा बोर्ड लग गया, स्पेशल काली पाव भाजी। और रवि ने अपनी स्पेशल काली पाव भाजी बनाना शुरू कर लिया। कई लोगों ने वो बोर्ड पढ़ा। फिर एक यूट्यूबर का ध्यान उस बोर्ड पर गया और वो रेस्टोरेंट के अंदर आया। रवि ने उसे काली पाव भाजी सर्व की। तो दोस्तों देखो, हमारे पीछे है स्पेशल काली पाव भाजी, आइए खाते हैं। उस यूट्यूबर ने पाव भाजी चखी। वाह वाह, लाजवाब। काली पाव भाजी का वीडियो वायरल हो गया और साथ ही रवि का फास्ट फूड जॉइंट भी फेमस हो गया। अब उस छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। सुधा और रवि ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। काली पाव भाजी इतनी मशहूर हुई कि दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने आने लगे। देखते ही देखते रवि का छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट अब एक बड़ा होटल बन चुका था। आखिर अपने सपना पूरा कर ही दिया। हाँ, लेकिन ये सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ है। तेरा आइडिया कमाल कर गया। काली पाव भाजी ने रवि के काले भविष्य को उज्जवल बना दिया, उसकी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया और आखिर उसका होटल खोलने का सपना पूरा हो गया। ये कहानी रत्ना जी की है। रत्ना जी एक विधवा थी। अपने पति की मौत के बाद उन्होंने मसाले पीस पीस कर अपना घर चलाया और अपने बच्चों की परवरिश की। आज उनका बेटा विकास नौकरी कर रहा है और उनकी बेटी सुरेखा कॉलेज में पढ़ रही है। माँ, अब तो तुम ये मसालों का काम बंद कर दो, भैया कमाते हैं। नहीं बेटा, इंसान में जब तक ताकत हो उसे काम करते रहना चाहिए। पर माँ, ऐसे तो आपकी पूरी जिंदगी इसी काम में चली जाएगी। तो इसमें बुरा क्या है बेटी? तेरे बाबा के जाने के बाद हमारा घर इसी काम की बदौलत चल रहा है। इसी की बदौलत तुम दोनों इतने पढ़ लिख पाए। माँ, बुरा कुछ नहीं है, पर अब आप बूढ़ी हो रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। और वैसे भी भैया पैसे कमा ही रहे हैं। हाँ माँ। एक बार सुरेखा की शादी हो जाए फिर मैं ये काम बंद कर दूंगी। पक्का ना माँ? मेरी शादी के बाद आप काम बंद कर दोगी? हाँ हाँ पक्का। रत्ना जी का सबसे फेमस मसाला काला मसाला था। दीदी, काला मसाला देना। क्या बात है बहन, आज घर में चिकन बन रहा है या मटन? आज कहाँ कुछ, कल बनाऊंगी चिकन, काला चिकन। मेहमान आ रहे हैं ना, अच्छी बात है। दिन भर में कई औरतें रत्ना जी से उनका फेमस काला मसाला ही खरीदती थी। रत्ना जी को अपना काम बहुत पसंद था। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत गए
रत्ना जी मसाले बनाकर बेचती रहीं। फिर एक दिन उनका बेटा विकास एक लड़की के साथ शादी करके घर आया। हे भगवान, ये क्या है विकास? माँ, ये मधु है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, पर इसके पापा ने शर्त रखी है कि अगर मुझे इससे शादी करनी है तो मुझे घर जमाई बनना होगा, वरना वो मधु की शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब कैसे बोलूं, और अब मुझे ये घर छोड़ना होगा। घर छोड़ना होगा? पर तू तो इस घर का अकेला आदमी है। मैंने सोचा था कि तू घर की जिम्मेदारी उठाएगा, सुरेखा की जिम्मेदारी उठाएगा, और अब तू ही घर छोड़कर जा रहा है। माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैं क्या करता? सुरेखा ये सब सुन रही थी। सही किया आपने भैया। वैसे भी मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपको भी हक है अपनी जिंदगी जीने का, खुश रहने का। आप जाइए भैया, मैं अपना और माँ का ख्याल रख लूंगी। विकास और उसकी पत्नी ने रत्ना जी का आशीर्वाद लिया और वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद रत्ना जी रोने लगी। हे भगवान, माँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरी ही तो फिक्र है मुझे। सोचा था कि तेरा भाई कमाने लगा है, बड़ी धूमधाम से तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूंगी, पर अब पता नहीं क्या होगा। आपने जो सोचा है माँ, वही होगा। क्या हुआ अगर भैया आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? मैं तो हूँ ना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। कल से हम दोनों मिलकर काले मसाले बनाएंगे। ज्यादा बिकेगा और ज्यादा कमाई भी होगी माँ। रत्ना उलझन में थी, फिर भी उसने हाँ में गर्दन हिलाई। अगले दिन से सुरेखा ने भी मसाले बनाना शुरू कर दिया। अब माँ बेटी मिलकर मसाले बना रहे थे। कुछ दिनों में ही उन्होंने ढेर सारा काला मसाला बना लिया। हाँ, हमने काला मसाला तो बना लिया, पर इसे बेचेंगे कैसे? माँ, मैं इसे बाजार ले जाऊंगी। मुझे यकीन है बाजार में ये बिक जाएंगे। अच्छा ठीक है। सुरेखा वो मसाले लेकर कई दुकानदारों के पास गई, फिर भी कोई काला मसाला खरीद नहीं रहा था। वो मायूस हो गई। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ तो करना होगा। बाजार में सुरेखा का ध्यान एक मैगी के ठेले पर गया। मैगी के ठेले पर काफी भीड़ थी। सुरेखा घर पहुंची। क्या हुआ बेटी, कुछ बिका? नहीं माँ, कुछ भी नहीं बिका। ये सुनकर रत्ना भी मायूस हो गई। तभी सुरेखा ने बोला, माँ, आज मैंने मैगी के ठेले पर बहुत भीड़ देखी। वो तो अक्सर होती है, पर उससे अपना क्या होगा? मैं सोच रही हूँ मैं भी एक मैगी का ठेला खोल दूँ। ऐसी वैसी मैगी नहीं, काली मैगी। काली मैगी? तू अपना काला मसाला उस मैगी में इस्तेमाल करेगी? हाँ, इससे हमारे काले मसाले का इस्तेमाल भी हो जाएगा और लोगों को पसंद आया तो काले मसाले बहुत बिकेंगे। मैं ठेले पर काला मसाला भी बेचूंगी। वैसे बेटा, सुझाव बुरा नहीं है। आजकल के बच्चों को मैगी तो बहुत पसंद है, तो शायद काला मैगी भी अच्छा लगे। एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले ही दिन रत्ना ने बाजार में मैगी का ठेला लगाया। आइए आइए, काली मैगी खाइए। आइए आइए, काली मैगी खाइए। अरे, ये काली मैगी क्या है? ये नई मैगी है, एकदम हटके। अच्छा, तो एक काली मैगी मुझे भी दे दो। रत्ना ने एक मैगी बनाई और फिर उसमें काला मसाला मिला दिया। काला मसाला मिलते ही पूरी मैगी काली हो गई और फिर उस मैगी को रत्ना ने सफेद प्लेट में ग्राहक को दिया। देखने में तो बहुत अलग है, खा कर देखती हूँ। उस औरत ने काली मैगी खाई और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। उसे देखकर कई और ग्राहकों ने काली मैगी खाई। पहले ही दिन से काली मैगी ने धूम मचा दी थी। लोग काली मैगी खा भी रहे थे और काला मसाला खरीद कर घर भी ले जा रहे थे। उस दिन सुरेखा खुशी खुशी घर लौटी और दिन भर के सारे पैसे रत्ना के हाथ में रख दिए। इतने सारे पैसे? हाँ माँ, काली मैगी सभी को बहुत पसंद आई। सब लोग बड़े चाव से खा रहे थे और तो और वो आपका काला मसाला भी खरीद रहे थे। रत्ना ने सुरेखा का माथा चूमा और उसे आशीर्वाद दिया।
उस दिन से रोज सुरेखा काली मैगी का स्टॉल लगाने लगी। ग्राहकों की भीड़ हमेशा रहती थी। सुरेखा की काली मैगी हिट जो हो गई थी, 6 महीने में ही सुरेखा ने लाखों रुपए कमा लिए थे। इससे तो मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। ठीक है माँ, पर मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। ये सुनकर रत्ना जी हंस पड़ी। कुछ महीनों बाद रत्ना जी ने सुरेखा की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। शादी में विकास भी आया था, लेकिन मेहमान बनकर। शादी के बाद सुरेखा ने अपना खुद का स्टॉल खोल लिया था, काली मैगी का। वो अब भी रोज अपनी माँ से मिलने जाती थी और अपनी माँ का ख्याल भी रखती थी। इस तरह सुरेखा ने एक बेटी होते हुए भी अपने पूरे घर का भार संभाला, काली मैगी के सहारे। मेघपुर नाम का एक गांव था, जहां गांव का सबसे बड़ा मेला होता था। पूरे 10 दिनों का लोगों का व्यापार और बच्चों के खेलने का ये अच्छा समय था। वहीं मेघपुर में 2 बचपन के दोस्त थे, शशांक और प्रशांत, जो उसी मेले में अपनी अपनी पानी पूरी बेचा करते थे। शुरुआत के समय दोनों ने एक ही दुकान खोली थी, लेकिन शशांक के व्यवहार की वजह से प्रशांत ने अपनी अलग पानी पूरी की दुकान खोल ली। शशांक हमेशा प्रशांत के हकले होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता, लेकिन प्रशांत का व्यापार बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। अरे आने वाले हफ्ते में मेला शुरू है। शशांक, क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ मुनाफा कमाना है या नहीं? शशांक नाम है मेरा, मुनाफा तो जरूर कमाना है। अब देखना कि मैं क्या करूंगा। अरे वो तो तुम हमेशा ही कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो हमारा दोस्त प्रशांत कमा लेता है। सही कहा भाई, प्रशांत के दिमाग और ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। अरे उस हकले की बोलती तो मैं बंद करूंगा। इस बार मैं ही ज्यादा कमाऊंगा। अरे शशांक, प्रशांत हमेशा तेरा भला चाहता है, लेकिन तू हमेशा उसका बुरा क्यों चाहता है? अब गंजे अपना काम कर, चुपचाप चाय दे और तमाशा देख। शशांक गुस्से में बिना चाय पिए ही वहाँ से चला जाता है। अरे कैसा प्रशांत, इस बार वार्षिक मेले में आ रहा है कि नहीं? अरे खोल लेना। अरे इस बार तेरी खैर नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि व्यापार कैसे करते हैं। मैं इसीलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। अबे चल चल, मैं देख लूंगा तुझे। वार्षिक मेले में मेरा ही बोलबाला होगा। मेले के पहले दिन शशांक ने अपनी पानी पूरी की दुकान खोली और प्रशांत ने काली पानी पूरी की दुकान खोली। प्रशांत की काली पानी पूरी लोगों ने पहली बार सुनी थी, इस वजह से पहले दिन से ही प्रशांत की खूब बिक्री हुई। लोगों ने प्रशांत के दुकान पर भीड़ इकट्ठा कर दी। अरे प्रशांत भैया, सुना है तुम कुछ नया बेच रहे हो, काली पानी पूरी हैं? हमें भी इसका आनंद लेने दो भैया। देख रहे हो ना मेरा पेट, मैं 4 प्लेट तो यहीं खा जाऊंगा, बाकी घर की बात अलग है। बस अभी लो, ये लो। मैं अभी बना देता हूँ। बस मैं अच्छे सामान का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरी काली पानी पूरी अच्छी बिकती है। शशांक प्रशांत की दुकान देखकर जलन के मारे अपनी दुकान पहले दिन ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मुझे भी काली पानी पूरी का व्यापार करना होगा, इससे ही मुझे फायदा होगा। क्या हो गया बेटा, अकेले क्या फुसफुसा रहे हो? क्या बात हो गई? शशांक अपनी माँ से सारी बात बताता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल से काली पानी पूरी बेचो और ईमानदार होकर बेचो। दूसरों के व्यापार पर ध्यान मत दो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में शशांक प्रशांत के दुकान के ठीक सामने अपनी काली पानी पूरी की दुकान खोल देता है, लेकिन प्रशांत के ईमानदार और सीधे होने की वजह से गांव वाले और मेले में आए हुए सारे लोग उसी के यहाँ काली पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। और शशांक ये सब देखकर मायूस खड़ा था। तब उसके दुकान पर एक औरत आई। अरे भाई, मुझे 10 प्लेट काली पानी पूरी पार्सल कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाना है। और ये लो 2000 रुपए का नोट, जल्दी करो। उस औरत और पैसों को देखकर
शशांक के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे बस अभी लीजिए, मैं तब तक आपका पार्सल तैयार कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। शशांक उसे पानी पूरी पार्सल करके दे देता है। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेला खत्म हो जाए तो मेरे पास आइए, मैं आपको तब पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन दे जरूर देना। चलो अच्छा है, कम से कम शशांक की दुकान में ग्राहक आना तो शुरू हुए। फिर भी प्रशांत के दुकान पर बहुत भीड़ होती है। शशांक इस बात से चिढ़न के मारे प्रशांत की पानी पूरी में मिलावट करने का फैसला कर लेता है। प्रशांत के पानी पूरी में शशांक चूहे मारने वाली दवा मिलाने की सोचता है। अरे बस ये प्रशांत का बच्चा अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरे पैसे तो दे दो, तुमने छुट्टे करवाए या नहीं? कौन से पैसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अरे मैं आज सुबह ही तुम्हारे दुकान से पानी पूरी लेकर गई थी ना, और तुम्हें 2000 का नोट दिया था। मैं फिर भी नहीं जानता, तुम जाओ और मेरा समय बर्बाद ना करो, जाओ। शशांक की नजर प्रशांत के दुकान पर पड़ती है। वो अपनी दुकान खुली रखकर कहीं जा रहा होता है। भाई साहब, मेरी दुकान का ध्यान रखिएगा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जी प्रशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, आप फ्रेश होकर आइए, बिल्कुल बिंदास जाइए। प्रशांत के दुकान से जाते ही शशांक मौका देखकर प्रशांत के दुकान की पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिला रहा होता है कि तभी खिलौने दुकान वाला उसे टोक देता है। अरे किस तरह भाग गए, रुक जाओ, प्रशांत भाई जी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। ओ खिलौने वाले अपना काम कर, वरना तेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाएगा। शशांक ने प्रशांत के दुकान की पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिला दी और वहाँ से चला गया। खिलौने बेचने वाला दुकानदार दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपनी ग्राहकी होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद ही प्रशांत के दुकान पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। मुझे भी पानी पूरी खाना है। अभी लीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने प्रशांत का पानी पूरी खाया, वो बच्चा थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिर गया। समय रहते ही प्रशांत सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि प्रशांत की पानी पूरी खाकर एक बच्चा हॉस्पिटल चला गया। इसीलिए गांव वालों ने प्रशांत की पानी पूरी न खाने का फैसला किया। जल्दी समय पर आकर आपने इनकी जान बचा ली, अब मजा आएगा। ये प्रशांत का बच्चा बड़ा होनहार बनता है ना, देखना अब गांव से निकाला जाएगा। अरे प्रशांत के जहर खिलाने के कारण ही बच्चा हॉस्पिटल गया। अब सब लोग बताओ क्या फैसला करना है। अरे फैसला क्या, इस गांव से बाहर निकालो, वरना पूरे गांव को मार देगा ये। मैं ऐसा क्यों करूँगा? प्रशांत को रोता हुआ देखकर वहाँ पर उस खिलौने वाले दुकानदार ने आकर बोला, अरे सजा प्रशांत को नहीं, शशांक को होनी चाहिए। इन्होंने प्रशांत के ना होने पर दुकान में जाकर पानी पूरी में मिलावट की है। ए, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मुझे पता है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, दुकान वाले होने के नाते ना। सारी सभा देखकर शशांक के दुकान में आई औरत जिसने अपने पैसे गवाए थे, उसने आकर कहा, अगर ये खिलौने की दुकान वाले गलत कह रहे हैं तो मैं गवाही दूंगी। ये सारा काम शशांक का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे भी पैसे लूट लिए, और प्रशांत की दुकान के पानी पूरी में इसी ने चूहों वाली दवाई मिलाई है। मुझे माफ करना, यह गलती मुझसे ही हो गई। प्रशांत से जलन के कारण मैंने ये फैसला लिया, मुझे माफ कर देना। तो तय रहा, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि तुम्हें गांव से निकाला जाए। मेला तो दूर, अगर तुम गांव की किसी बारात में भी दिख गए ना, तो तुम पर कार्रवाई की जाएगी। इतना कहकर सरपंच ने शशांक को गांव से निकाल दिया और प्रशांत ने अपनी पानी पूरी की दुकान फिर से खोल दी।
और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होने लगी। ये कहानी है मुंबई की। 40 साल पहले जब मुंबई का विकास बस शुरू ही हुआ था, जॉन जैक्सन ने यहाँ अपना एक कैफे खोला था, जैक्सन कैफे। ये कैफे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, इसलिए कॉफी के लिए अक्सर भीड़ लगी रहती थी। कॉफी के साथ साथ केक, पेस्ट्रीज और हल्का फुल्का नाश्ता भी रहता था। जॉन भाई, मेरी रेगुलर स्ट्रॉन्ग कॉफी और एक वेज पफ। ओके। हमारे लिए कॉफी एंड 1 चॉकलेट पेस्ट्री। ओके मैडम। इस दौर में जैक्सन कैफे काफी मशहूर था। ग्राहक वेटिंग में खड़े रहते थे। मयूर, तुम टेबल नंबर 4 को सर्व करो, और शंकर, तुम बाहर चेयर्स लगाओ। जी सर। सुबह से शाम तक कैफे में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस दौरान जॉन का कैफे बहुत अच्छा चल रहा था। वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। 20 साल बाद जैक्सन कैफे में काफी बदलाव आ गए और अब इस कैफे की बागडोर जॉन के बेटे एंथनी के हाथ में थी। इस समय कैफे के बाहर लंबी भीड़ तो नहीं रहती थी, पर कैफे कभी खाली भी नहीं रहता था। सर, सिग्नल के पास एक कैफे खुला है। हमारे ज्यादातर कस्टमर वहीं जा रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, हमारे कस्टमर लॉयल हैं। उन्हें हमारी कॉफी का टेस्ट बहुत पसंद है, वो यहीं लौट कर आएंगे। और वैसे ही हुआ। एंथनी के रेगुलर कस्टमर्स उसके कैफे में लौट कर आते थे। एंथनी, हमारा एक रेगुलर कॉफी प्लीज। ओके मैम। कल हम उस नया कैफे में गया था, बहुत ही बकवास टेस्ट है उनकी कॉफी का। उनको तो कॉफी बनाना भी नहीं आता। एंथनी, तुम्हारा कॉफी टेस्ट सो गुड। थैंक यू मैम, योर कॉफी। जब एंथनी कैफे चलता था तब कई कैफे खुले, पर एंथनी का कैफे फिर भी चलता रहा क्योंकि उसके कस्टमर्स को उसके हाथ की कॉफी ही पसंद थी। जॉन की तरह तो नहीं, पर एंथनी भी अच्छे पैसे कमा रहा था। और 20 साल बाद इस कैफे की बागडोर डैनियल के हाथ में आई। ये हमारा फैमिली बिजनेस है डैनियल, तुम्हें किसी भी हाल में इसे वापस फेमस करना होगा। यस सन। जब मैं इस कैफे को स्टार्ट किया था तो लोग बाहर वेट करते थे, पर अब टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। अब तो इस कैफे में कोई आता ही नहीं। आई नो दादाजी, हमें कैफे में बदलाव करना पड़ेगा। हाँ, मेरे टाइम में इस पूरे एरिया में बस हमारा ही कैफे था। इट वॉज न्यू देन। और हमारी कॉफी और स्नैक्स का टेस्ट भी यूनिक था। उस टाइम में वेज पॉप्स बस हमारे कैफे में ही मिलते थे। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही यूनिक करना चाहिए। मैंने भी कैफे में पिज्जा स्टार्ट किया था यही सोच के, पर अब मुंबई में इतने सारे पिज्जा पार्लर हैं कि हमारे पिज्जा का आइडिया वर्क नहीं किया। सो जो भी करो सोच समझ के करना। एंथोनी, आई डोंट एग्री विथ यू। डैनियल, तुम कुछ नया ट्राई करो। ठीक है दादाजी, गिव मी सम टाइम। मुझे यकीन है कि मैं जैक्सन कैफे को वापस पॉपुलर कर सकता हूँ। और अब डैनियल ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मुझे कैफे का इंटीरियर चेंज करना होगा। नेक्स्ट, प्राइसेस ऐसे हैं तो नॉर्मल लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और देन मुझे कुछ यूनिक लॉन्च करना है, पर क्या ये सोचना है। डैनियल ने एक लंबी लिस्ट बना ली। उसने अपने इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड जेनी को बुलाया। हेलो, तुम्हें इस कैफे को रेनोवेट करना है, पर मिनिमम बजट में। दिस प्लेस इज नाइस। यहाँ ऑलरेडी इतने सारे एंटिक्स हैं, बस ब्राइट कलर्स और रिपेयर वर्क की जरूरत है, और थोड़ी लाइट्स की भी। ग्रेट, तो काम स्टार्ट करते हैं। जेनी ने अगले दिन से काम स्टार्ट कर दिया। खाली खाली दीवारों पर रंगीन पेंटिंग कर दी और सारे कैफे के फर्नीचर को नई तरीके से अरेंज किया, और एक हफ्ते में पूरा कैफे चेंज हो गया। नाइस, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप अब कस्टमर आएंगे। जरूर आएंगे। क्या हम नाम बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम बस 3.0 ऐड कर सकते हैं? मतलब? जैक्सन्स 3.0 कैफे। यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। फाइनली जैक्सन्स कैफे का बोर्ड चेंज हो गया। अब डैनियल तैयार था कैफे को शुरू करने के लिए।
कैफे बाहर से बहुत ही आकर्षक दिख रहा था, इसलिए यंगस्टर्स आकर्षित होने लगे। डैनियल ने हर वो स्नैक आइटम बेचना स्टार्ट कर दिया जो आजकल के यंगस्टर्स खाते थे। एक फ्रेंच फ्राइज और 2 बर्गर। हमारे लिए एक चिकन पिज्जा। ओके सर। शुरू में काफी कस्टमर्स आने लगे। कॉलेज जाने वाले बच्चे कैफे में आकर तस्वीरें खींचते और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे। ये देखकर डैनियल खुश था। उसका खानदानी कैफे एक बार फिर पॉपुलर हो रहा था। पर समय के साथ ग्राहक आना कम हो गया। अब धीरे धीरे कैफे खाली रहने लगा। अब डैनियल परेशान हो गया। ऐसे तो मैं वर्कर्स की पगार तक नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस दिन वो परेशान ही घर पहुंचा। क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? दादाजी, कैफे का सेल बहुत गिर चुका है। लॉस में आ चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कुछ नया सोचो। ऐसी कोई डिश जिसे खाने के लिए कस्टमर्स तुम्हारे पास ही आए। समथिंग यूनिक। दादाजी का ये मशवरा डैनियल को सही लग रहा था। वो इंटरनेट पे ढूंढने लगा कि वो क्या नई डिश बेच सकता है। बर्गर्स, पिज्जा, फ्राइज तो वो ऑलरेडी बेच रहा था। तभी उसका ध्यान काले पिज्जे पर गया। काला पिज्जा बिल्कुल अलग था। डैनियल को काले पिज्जे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन डैनियल ने कैफे में काला पिज्जा बनाया। देखने में तो ये काला है, पर स्वाद में बहुत अच्छा है। डैनियल को अपना यूनिक आइडिया मिल गया। उसने कैफे के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए ब्लैक पिज्जा के, और एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी। एक ब्लैक पिज्जा। मुझे भी। हमें भी एक ब्लैक पिज्जा। डैनियल का ब्लैक पिज्जा आते ही मशहूर हो गया। सोशल मीडिया पे पिज्जा वायरल हो गया और उसके कैफे के बाहर काला पिज्जा खाने के लिए लंबी लंबी कतार लगने लगी। डैनियल ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। एक बड़ी पिज्जा कंपनी वाले डैनियल के पास आए। हम चाहते हैं कि आप अपनी ब्लैक पिज्जा की रेसिपी हमें बेच दें। हम आपको करोड़ों रुपए देंगे। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप ब्लैक पिज्जा मुंबई के किसी भी पार्लर में नहीं बेचेंगे। मुंबई के बाहर आप बेच सकते हैं। जैक्सन ने पिज्जा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसे अपनी रेसिपी के लिए करोड़ों रुपए मिल गए। जैक्सन का स्पेशल काला पिज्जा मुंबई में बस उसी के कैफे में मिलता था, जिसे खाने के लिए लोग लंबी कतार लगाते हैं। डैनियल ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। एक अपने कैफे को यूनिक बनाया और दूसरा अपनी रेसिपी के लिए करोड़ों कमा लिए। जॉन और एंथनी को डैनियल पर गर्व था। जैक्सन कैफे का काला पिज्जा न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी।